हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रो सेकेंडरी। मैं हूँ सुरम्या सिंह और आज हम क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार को समझेंगे। इस चैप्टर जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के फर्स्ट पार्ट को, जिसका नाम था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, मैं मेरे चैनल पर कवर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने अनीस जंग की लाइफ को भी थोड़ा डिस्क्राइब किया था, तो आप वो चीज़ वहाँ से भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और ये किस बारे में है? फ़िरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स और ख़ासकर जो उनमें बच्चे होते हैं उनके बारे में। यहाँ पर राइटर उनकी पूरी ज़िंदगी को डिस्क्राइब करती हैं और एक मेन कैरेक्टर भी लेती हैं जिसका नाम है मुकेश। मुकेश एक बच्चा है जो कि कार ड्राइव करना चाहता है, लेकिन वो फंसा हुआ है बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव है, शोषण होता है वहाँ पर और सही लेबर वेजेस नहीं मिलती। फ़िरोज़ाबाद की बैंगल्स बहुत फेमस हैं और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके घर में भी कोई ना कोई बैंगल सेट फ़िरोज़ाबाद का हो। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अब हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन पैनिक नहीं करना, केवल पेशेंट रहकर सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है और मेरा चैनल आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करेगा। आज का हमारा चैप्टर और इंग्लिश के और किसी भी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एस करना ही है, और वो करने के लिए हमें असल में उनकी मीनिंग्स और जो असल उनका मैसेज है वो भी समझना होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे उस चीज़ से, और आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए ये कहानियाँ, ये चैप्टर्स हमेशा एनरिच करते रहेंगे, आपको हमेशा कुछ सिखाते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, और जो भी डिस्क्रिप्शन होगा तो उसके जो पर्टिकुलर हेडिंग्स होंगे वो मैं टेक्स्ट के साथ आपको देती रहूँगी। मैं वर्ड मीनिंग्स भी संग में बताती रहूँगी, लेकिन साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश कहता है और वो ऐसा चाहता है कि वो खुद का मास्टर बने, खुद की मर्ज़ी का मालिक बने, और ये कहते हुए, ये सोचते हुए वो कहता है और अनाउंस कर देता है, इसकी घोषणा कर देता है कि वो एक मोटर मैकेनिक ही बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें कार्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. वो कहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा, और ये जवाब देते हुए वो सीधे मेरी आंखों में देखता है, यानी एक कॉन्फिडेंस है उसकी आंखों में, जिससे वो नज़रों में नज़रें डालकर अपनी जो बात है, अपनी जो एस्पिरेशन है, उसे बता पा रहा है। तो अगर आप इन चैप्टर्स को देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट था, वहाँ पर भी अनीस जंग ने, राइटर ने, इस चैप्टर को बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन की तरह शुरू किया था। तब वो साहिब से कॉन्वर्स कर रही थी और इस चैप्टर की शुरुआत में वो मुकेश से कॉन्वर्स कर रही हैं। तो आपको पैटर्न और स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा उनकी राइटिंग का, कि पहले वो एक तरह का असली एक टच देती है चीज़ों को, कि एक कॉन्वर्सेशन चल रही है किसी बच्चे से, और फिर उस बच्चे के थ्रू उस बच्चे की ज़िंदगी के बारे में बताने के साथ साथ वो हमें उस बच्चे की जो पूरी सोसाइटी है, उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, और उस वो बच्चा कौन से हालातों में रह रहा है, उस सब से हमको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो फिर क्या लिखा हुआ है? His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. उसका जो ये सपना है एक मोटर मैकेनिक बनने का, वो एक मिराज की तरह दिखाई पड़ता है, जो धूल भरे स्ट्रीट्स हैं जो कि उसके टाउन फ़िरोज़ाबाद में है। अब लूम्स लाइक अ मिराज फ्रेज़ का यूज़ हुआ है। लूम का मतलब होता है, वर्ब की तरह अगर उसे यूज़ करें तो, एक बहुत अस्पष्ट यानी वेगली, बहुत क्लियर ना दिखने वाली चीज़। और मिराज होता है, एक इल्यूजन होता है मिराज, जो आपने देखा होगा जब आप रोड पे कभी ड्राइव करते हुए जा रहे हों और बहुत ज़ोर से धूप पड़ रही हो, तो आप ये कभी गौर करिएगा, आपने किया होगा
कि थोड़ी थोड़ी दूर पर रोड पर आपको लगता है कि पानी है, लेकिन जब आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँचती है तब वो नहीं होता, फिर आपको और दूर तक लगता है कि पानी है। तो वो एक मिराज क्रिएट होता है, और ऐसा रेगिस्तान में भी होता है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है पानी का। मुकेश का ड्रीम है वो भी बड़ा अनक्लियर सा मिराज ही है, जो धूल भरी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, रोडें हैं फ़िरोज़ाबाद की, जो कि उसका होम टाउन है। और फ़िरोज़ाबाद किस लिए फ़ेमस है? बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली फ़िरोज़ाबाद की बैंगल्स बनाने के बिजनेस में है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. और ये सेंटर है इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका, जहाँ पर जो कई परिवार हैं उनकी पीढ़ियाँ काम करती हैं फर्नेसेस यानी भट्टियों पर, और वेल्डिंग ग्लास यानी जो ग्लास को ऐसे मोड़ा जाता है बैंगल्स बनाने के लिए। और लगता है कि जो इस पूरे लैंड की, इंडिया की सारी औरतों की बैंगल्स यही लोग बनाते हैं। तो देखिए पोइट कैसे, राइटर कैसे ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि वो पहले सीमापुरी में थी, यानी फर्स्ट जो हमारी कहानी थी, अब वो फ़िरोज़ाबाद की बात कर रही हैं। और यहाँ पर हमारा जो एक तरीके से प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो मुकेश है, और मुकेश के थ्रू हमें वो फ़िरोज़ाबाद के अंदर ले जा रही हैं। मुकेश's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और जो मुकेश की फैमिली है, उसका परिवार है, वो भी ऐसे ही परिवारों में से एक है जो बैंगल्स बनाती हैं। और इनमें से किसी को नहीं पता कि बच्चों के लिए ऐसी कंडीशंस में काम करना इलीगल है, यानी गैर कानूनी है। और ग्लास फर्नेसेस में काम करना, जहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर्स, इतनी गर्मी होती है, छोटे छोटे सेल्स, कमरे होते हैं जिनमें ज़्यादा रोशनी नहीं होती, ना ही ज़्यादा हवा होती है। और अगर कानून को अगर एनफोर्स किया जाए, यानी उसे लागू किया जाए, तो उन सभी 20,000 बच्चों को इन भट्टियों से, इन गरम गरम फर्नेसेस से निकाला जा सकता है, जो कि दिन भर अपना जो डे लाइट आवर्स हैं उसे खेलने पढ़ने के बजाय इन्हीं भट्टियों में लगे रहते हैं, और धीरे धीरे कर कर अपना दिन बिताते हैं। स्लॉग मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना। और इस सब में क्योंकि वो दिन भर ऐसे कम रोशनी वाले, बिना एयर के जगहों पर रहते हैं, वहाँ पर उनकी जो आइज़ की ब्राइटनेस होती है, यानी जो बच्चों की आंखों में एक चमक होती है, एक एंथुजियाज़म होता है, वो चला जाता है। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. और मुकेश की जो आइज़ हैं, यानी उसकी आंखें हैं, वो चमक रही हैं जब वो मुझे घर ले जाने के लिए खुद से ही आग्रह करता है। वो चाहता है कि जो राइटर हैं वो उसके घर चलें, और वो बड़े ही गर्व से उन्हें बताता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है, यानी कुछ काम चल रहा है उसके घर में। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. फिर हम ऐसी गलियों के पे चल पड़ते हैं जो कि बदबू से भरी हैं, और जिनके जो रास्ते हैं, नालियाँ हैं, वो गार्बेज से बिल्कुल चोक्ड है, यानी बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और ऐसे घरों से हम गुज़रते हैं जो कि होवल्स हैं, और उनकी क्रम्बलिंग वॉल्स हैं। और जिन घरों से वो गुज़रते हैं वो होवल्स हैं। होवल्स, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, सिंपली बने हुए घर होते हैं जो कि कई बार बहुत गंदे होते हैं, ढंग से जिनमें कोई छत ना कोई फ़र्श होता है। तो और वो होवल्स हैं, और उनमें क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, टूटने वाली हैं ऐसी लगती हैं वॉल्स, बहुत कमज़ोर उसकी दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, यानी डोर्स भी ऐसे हैं बड़े कमज़ोर से, बिल्कुल टूटने वाले जैसे। वॉबली डोर्स से मतलब है जो कि ऐसे हिलते रहते हों डोर्स, ढंग से जो लगे ना हों अपनी जगह। नो विंडोज़, कोई भी विंडोज़ नहीं है। और उन सब में फैमिलीज़ रहती हैं, परिवार रहते हैं, और उन परिवारों में ह्यूमंस भी हैं, इंसान भी हैं, और जानवर भी हैं। और वो दोनों संग में ऐसे रहते हैं जैसे पुराने ज़माने में जब आदि मानव थे हम, तब ह्यूमंस और एनिमल्स एक ही साथ एक ही गुफा में रहते थे, वैसे ही ये लोग आज उन घरों में, उन छोटे छोटे होवल्स में रहते हैं।
He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो ऐसे ही एक घर की दरवाजे के आगे रुकता है और अपने पैर से ऐसे ही वॉबली आयरन डोर को ऐसे बैंग करता है, उसको बजाता है पैर से और धक्का मारकर पैर से ही खोल देता है. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब हम जहाँ पे एंटर करते हैं, घुसते हैं, वो है एक हाफ बिल्ड, आधा बना हुआ अधकचरा सा शैक यानी कि एक कमरा या फिर एक घर छोटा सा. इस छोटे से घर का एक कोना है, वो उसकी जो रूफ है, छत है, वो डेड ग्रास से बनी हुई है. डेड ग्रास यानी सूखी हुई जो ग्रास होती है, घास होती है. और उस वहीं पर क्या रखा हुआ है, एक फायरवुड का स्टोव जिस पर एक बड़ा सा लार्ज वेसल रखा गया है, यानी एक बड़ा सा बर्तन रखा गया है. उसमें पालक के पत्ते बहुत ही गरम गरम सिजलिंग उबल रहे हैं या पक रहे हैं. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. जो ग्राउंड है उसमें बड़े बड़े एल्यूमिनियम के जो प्लेटर्स हैं, यानी प्लेट्स हैं, उन पर और भी कटे हुए सब्जियां रखी हुई हैं. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. एक बहुत पतली सी, बहुत कमज़ोर सी, एक बिल्कुल यंग जवान औरत वो उस मील को बना रही है. इवनिंग मील है उन लोगों की, शाम का खाना है. और फिर उसकी आंखों में स्मोक भरी हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो फायरवुड पर खाना बना रही है तो बहुत ज़्यादा धूल उठती है चूल्हे से, तो उसकी आंखों में जा रही है वो धूल और उसके बीच में से वो मुस्काती है. वो कौन है? शी इज़ द वाइफ ऑफ Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the बहू. वो मुकेश के जो बड़े भाई हैं उसकी पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है वो. और भले ही वो बहुत यंग हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगी वो, लेकिन उन्होंने अपने घर में कमांड एक बहू की तरह और रिस्पेक्ट अपने एक बहू की तरह, डॉटर इन लॉ की तरह पाली है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. वो 3 आदमियों की इंचार्ज है, उसके खुद के हस्बैंड मुकेश और उन दोनों के फादर यानी उसके फादर इन लॉ यानी ससुर. When the old man enters, he gently withdraws behind the broken wall and brings her well क्लोज़र टू हर फेस. जब ओल्डर मैन यानी कि उसके ससुर जो है, यानी मुकेश के जो पिता हैं, वो आते हैं तो वो धीरे से बड़े आराम से जो वॉल है उसके पीछे ऐसे दुबक जाती है, पीछे खिसक जाती है, और जो वॉल टूटी हुई है और जो उसकी वेल है यानी घूंघट है उसे अपने फेस से और क्लोज ले आती है, यानी चेहरा ढकने लग जाती है वो, क्योंकि ऐसा ट्रेडिशन है. एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. और जैसा रिवाज कहता है कि बहुओं को अपने जो मेल एल्डर्स होते हैं, घर के जो ससुर हैं और जिन्हें जेठ कहते हैं, उनके सामने अपना चेहरा ढक लेना चाहिए. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. और यहाँ पर जो घर का बड़ा है वो कौन है? एक बहुत गरीब बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला. और इतने सालों की हार्ड लेबर, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो पहले तो एक टेलर था, पहले वो एक टेलर का काम करते थे, दर्जी थे, और फिर वो बैंगल मेकिंग में गए. लेकिन इस सब के बाद भी, इतने लेबर के बाद भी, उन्होंने अपना हाउस जो था वो अच्छे से नहीं बनवा पाया, उसे रेनोवेट नहीं करवा पाया, और ना ही अपने 2 बच्चों को, 2 जो उनके सन्स हैं, बेटे हैं, उन्हें स्कूल भेज पाए. उन्होंने बस इतना कर पाया कि उन्हें एक चीज़ सिखा दी जो उन्हें आती थी, बैंगल चूड़ी बनाने की कला. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing glass of bangles. अब कोई और बोलता है, यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो है मुकेश की ग्रैंडमदर, यानी मुकेश के पापा की माँ, जिन्होंने खुद के हस्बैंड को यानी मुकेश के ग्रैंडफादर को ब्लाइंड होते हुए देखा है. किससे? जो डस्ट होती है, जो कि बैंगल्स की पॉलिश से निकलती है, जो धूल, उससे वो ब्लाइंड हो गए थे. और वो बोलती हैं कि ये उनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है, यही उनकी किस्मत है. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. वो कहते हैं कि जो भगवान की बनाई हुई लीनिएज है, यानी एक ही लाइन में जो चीज़ बनाई हुई है कि इसका बेटा यही करेगा, एक के बाद एक लीनिएज सेट हो जाती है ना, कि लाइन वाइज जो लोग कर रहे हैं इतने सालों से, वो क्या कभी टूट सकती है? ऐसा उसका बोलना है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad.
क्योंकि वो उनकी जात, हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसके अंदर वो बैंगल मेकर्स हैं। और बैंगल मेकर्स होने के नाते उन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, केवल बैंगल्स को छोड़कर अपने हाउस में, अपने आंगन में, दूसरों के हाउसेस में अपने आसपास और उनके आंगनों में, हर स्ट्रीट में, हर गली में, कूचे में फ़िरोज़ाबाद की उन्होंने केवल बैंगल्स यानी चूड़ियों को देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी बैंगल्स को जब किसी डंडे के अंदर ऐसे सेट कर दिया जाता है एक के ऊपर एक, तो ऐसा लगता है ना कि उनका एक स्पाइरल बन गया, वो नेवर एंडिंग सा स्पाइरल बन जाता है। और अलग अलग कलर्स की बैंगल्स का जिक्र है, जैसे सनी गोल्ड, सूरज की तरह सुनहरी, पेडी ग्रीन और जो फसल की तरह जो ग्रीन होती हैं, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, जो भी 7 कलर्स में से, जो कि सतरंगी रेनबो के इंद्रधनुष के कलर्स जितने भी होते होंगे, उन सब कलर्स की वो बैंगल्स वहाँ पर मिलेंगी। ये उनके जो अनकेम्प्ड यार्ड्स हैं, ढंग से जो यार्ड्स अरेंज नहीं है, उनमें कोई ऑर्गेनाइज डर्टी हैं थोड़े, वो उनमें माउंट्स यानी एक पर गट्ठर उनके बैंगल्स के पड़े रहते हैं। और फिर वो हैंड कार्ट्स, जो कि हाथ गाड़ी जिसे कहते हैं हम, 4 व्हील्स जो होती है, 4 पहियों वाली, उस पर पाइल कर दी जाती हैं, उस पर उसके ढेर लगा दिए जाते हैं। और जो यंग मैन होते हैं, जवान आदमी यानी उन्हीं के घरों के लोग, घरों के आदमी, उन्हें पुश करते हुए ले जाते हैं। कहाँ से? जो पतली पतली सकरी तंग गलियां हैं उस शैंटी टाउन की, उस छोटे से और जो ज़्यादा अच्छे से ना नहीं बना है उस टाउन के बीच में वो गाड़ियाँ चलती चली जाती हैं और वो आदमी उन्हें धक्का देते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और जो डार्क हटमेंट्स है यानी ये जो छोटे छोटे झोपड़पट्टी आप समझ लीजिए, डार्क हैं, जिनमें ज़्यादा रोशनी नहीं है, और किसकी लाइंस ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प की जो रोशनी है, और फ्लिकरिंग वर्ड का यूज़ है यानी फड़फड़ाती रहती है ना रोशनी, जब आप किसी मोमबत्ती या फिर किसी दिए को जलाकर आप ऑब्जर्व करिए तो उसकी रोशनी फड़फड़ाती रहती है, उनके फ्लेम्स जो होते हैं, उनकी जो आग होती है फड़फड़ाती रहती है। तो ऐसे ही लैम्प्स के पास बैठ कौन, लड़के और लड़कियाँ अपने मम्मी पापा के साथ क्या करते हैं, कलर्ड ग्लास को, ग्लास को सर्कल्स ऑफ बैंगल्स में तब्दील करते हैं, बनाते हैं, वेल्ड करते हैं। तो देखिए उनकी जो लाइफ है ये आपसे बहुत अलग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब एटलीस्ट आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हो सकता है अपने फ़ोन पर देख रहे हों, लैपटॉप पे देख रहे हों। आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं। अगर आप ये वीडियो देख भी पा रहे हैं तब भी जिन लोगों की बात इस चैप्टर में हो रही है उनकी ज़िंदगी हम लोगों से बहुत अलग है और हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। और प्रिविलेज्ड का मतलब होता है बहुत फ़ायदे में है, सोशली हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं उन लोगों से, क्योंकि शुरू से हमारी कास्ट ने एक तरीके से हमको प्रिविलेज दिया है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे हमें चैप्टर में पता चलेगा कि क्यों ये लोग बैंगल्स बनाते हुए ही रह जाते हैं। अब यहाँ पे स्पाइरल्स जो वर्ड का यूज़ है ऊपर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं 2 मिनट में इस पैराग्राफ को। स्पाइरल जो वर्ड होता है वो उसको डिनोट करने के लिए होता है जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसे गोला होगा, ऐसे मॉर्टिन कॉइल को समझ लीजिए आप, और मॉर्टिन कॉइल कभी ख़त्म ना हो, गोले में गोला, गोले में गोला, गोले में गोला। तो बड़े ही स्मार्टली राइटर ने वहाँ पर वो वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो बैंगल्स में अटके हुए हैं बनाने में, और वो बैंगल्स यानी सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, वही जो उनकी वहाँ सुबह उठना, बैंगल्स बनाना और दिन भर काम करना और ढंग से कमा भी ना पाना और फिर सो जाना, यही उनकी लाइफ हो चुकी है। वो लोग स्टक हैं उस लाइफ में, उस सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर। वो लोग जो क्लास का डिस्टिंक्शन है, कास्ट का डिस्टिंक्शन है, उसमें स्टक हैं। उनकी मेहनत तो है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो उनके मुकेश के पापा थे वो इतना काम करते थे, पहले टेलर थे, ये थे, लेकिन क्या वो मेहनत उन्हें कहीं ले जा पाई इतनी मेहनत करने के बाद भी? तो क्योंकि इतने ज़्यादा सीवियर, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ये सोशल नॉर्म्स कि इंसान चाहते हुए भी नहीं हिल पाता। लेकिन इस सब में भी मुकेश जो है हमारा, वो सोचता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। अब नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और उनकी जो आइज़ हैं वो अंधेरे से के हिसाब से ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं, बजाय बाहर की जो रोशनी होती है उसके।
आपने कभी देखा है ऐसे बच्चों को जो कि अंधेरा जिन्हें ज़्यादा पसंद हो? बच्चों को तो बाहर खेलना पसंद होता है, घूमना पसंद होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो अंधेरे में ज़्यादा रहते हैं। और ये लाइन बड़ी मेटाफोरिकल भी है एक तरीके से। ये अंधेरा वैसा जो लिटरल अंधेरा है जिसमें वो काम करते हैं, और उनकी ज़िंदगी की जो अंधेरा है उसमें ज़्यादा वो यूज टू हो गए हैं बजाय रोशनी के या होप के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और ऐसा और इसलिए वो जब तक एडल्ट बन पाते हैं यानी 18+ हो पाते हैं, उससे पहले ही उनमें से कई अपनी आई साइट्स यानी अपनी जो आँखों की रोशनी है वो भी खो देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं वो लोग। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है सविता। वो एक छोटी सी यंग गर्ल है और वो एक ड्रैप पिंक ड्रेस में यानी पुरानी सी उसकी एक गुलाबी कलर की ड्रेस है वो पहने वो बैठी हुई है। और कहाँ बैठी है? एक एल्डरली यानी एक बूढ़ी औरत के पास। और वो अपने उसके ग्लास के जो पीसेस हैं उन्हें जोड़ रही है। सोल्डरिंग मतलब जोड़ना होता है। और एज her हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके जो हैंड्स हैं वो जैसे मशीन के जो टोंग्स होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, वो लगातार आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में उन्हें सेट कर दिया जाता है, वो मूवमेंट वो ऐसे करते रहते हैं लगातार। वैसे ही वो इंसान होते हुए भी सविता मशीन की तरह अपने हाथ चला रही है। और जब वो बैंगल्स बना रही है, उन्हें जोड़ रही है, तब जो अनीस हैं वो सोच रही हैं कि क्या इस बच्ची को ये पता भी है कि जो बैंगल्स हैं जो वो बनाती है इनकी सैंक्टिटी क्या है, यानी इनका महत्व क्या है हमारे कल्चर में, इनको कितना पवित्र माना जाता है, इनको कहते हैं ना सुहाग का प्रतीक माना जाता है और ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है औरतों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। बहुत जो राइटर हैं वो बहुत एबल हैं, यहाँ पे वो बहुत स्मार्ट हैं। वो बहुत हमको भावुक, अगर हम पढ़ना चाहें अच्छे से इस टेक्स्ट को तो हम भावुक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देती हैं एक एक लाइन में। क्योंकि सविता जो बैंगल्स बना रही है छोटी बच्ची, और जो बैंगल्स वो औरत पहनने वाली होगी, समझ लीजिए उसने वो बैंगल्स बनाई और वो एक कोई औरत होगी जो बैंगल्स पहनेगी या लड़की होगी, तो उन दोनों में कितना कॉन्ट्रास्ट है। जो प्रोडक्ट मार्केट में पहुँच रहा है उसका वो कैसे बन रहा है ये हमको आइडिया ही नहीं होता। हम उसे ब्यूटी से एसोसिएट करते हैं, फैशन के लिए प्रयोग में लाते हैं, अपनी ब्यूटी को, अपने अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हमारी प्रिविलेज ही तो है कि हम इस तरह से खुद को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लेकिन जो बना रहा है वही चीज़, उसको उस ब्यूटी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको केवल वो करना सिखा दिया गया है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बस वो करता रहता है। ना उसे उस चीज़ का जो कल्चरल महत्व है उसका भान है, उसका अंदाज़ा है। और हमारी सोसाइटी में जिसे हम कल्चर कहते हैं वो किन लोगों के लिए है? कल्चर भी कौन लोग प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा अच्छे से? एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही कर पाते हैं या फिर सबके लिए वो कल्चर है? ये भी क्वेश्चन करती हैं कहीं ना कहीं अनीस जंग। It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrists. और जो बैंगल्स हैं वो किसके प्रतीक है, किसके सिंबल है? एक जो हिंदुस्तानी औरत होती है और उसके सुहाग के, यानी जो बीइंग मैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड फॉर अ वुमेन। और ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ जो चीज़ें होती हैं उसका प्रतीक होती है उसकी लाइफ में, और उसकी जो मैरिज है, उसकी शादी है उसमें। और एक दिन अचानक से उसके सर पर वो चीज़ आ जाएगी, एक हेड, उसकी जो होगा हेड होगा उसको एक लाल कलर की वेल से, लाल घूंघट से सजा दिया जाएगा, उसको लिपटा दिया जाएगा, यानी उसकी शादी हो जाएगी। लाल जो जोड़ा होता है वो पहन लेगी, उसके हाथों पर रेड रंग हो जाएगा, किसका? हैना का, मेहंदी का, मेहंदी उसके हाथों पे लगेगी। और रेड बैंगल्स उसकी रिस्ट में, उसकी रिस्ट यानी कलाइयों में पहना दिए जाएंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। फिर वो ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, जैसे कि जो ओल्ड वुमन उसके बगल में बैठी हुई है वो भी किसी दिन कभी बनी होगी बहुत सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और उसके वो कहती है कि जो एल्डरली वुमन है जिसके पास बैठी हुई है, उसकी कलाइयों में बैंगल्स तो हैं पर उसकी जो आंखें हैं उनमें कोई रोशनी नहीं है, यानी कोई भी होता है ना, कुछ जॉय नहीं है उसकी लाइफ में। और वो बड़े प्लेनली, बिना किसी खुशी के, बिना किसी अपनी आवाज़ में किसी तरीके के पॉजिटिव इमोशन के बोलती है, एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया।
और मतलब इतने साल हो गए, वो एल्डरली हो चुकी है वुमन, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक वक्त जो प्रॉपर एक खाना होता है जो हम खाते हैं, पेट भर के जो खाना होता है, सेर भर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, वो तक नहीं खाया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी कंडीशंस में जी रही है और जीती आई है, और वहाँ पर अभी भी कुछ बदला नहीं है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. और अनीस भी वही बात दोहराते हुए कहती है कि यही उसने काटा है। रीप मतलब काटा है उसने। इतनी जो हार्ड लेबर था पूरी लाइफ का, उसका उसे क्या मिला, क्या क्या सिला मिला। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और उसका जो हस्बैंड है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है, और उसकी जो दाढ़ी है वो फ्लोइंग है, यानी बड़ी लंबी सी उसकी लहराती हुई दाढ़ी है, वो कहता है कि मैं तो चूड़ियों के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ, और अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने केवल अपनी जो फैमिली है, परिवार है, उसके लिए केवल एक हाउस, एक घर बना पाया है। और घर भी हमको पता है वहाँ पर कोई बहुत आलीशान घर तो नहीं है, प्रॉपर आलीशान भी छोड़िए, जो मिडिल क्लास टाइप के घर होते हैं, छोटे घर भी होते हैं, वो भी नहीं है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं हम लोग इस पूरे टेक्स्ट से कि हमारे यहाँ जो पे की डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है। कुछ लोगों को एक अच्छी पे मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और कुछ लोग नहीं बढ़ पाते। और क्यों नहीं बढ़ पाते, ये हम और आगे बढ़ते बढ़ते जानते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. और उसको सुनते सुनते कोई इंसान सोचेगा कि कम से कम उसने वो अचीव किया है, वो पाया है अपनी लाइफ में, जो कि कई लोग नहीं कर पाए उसके साथ की। उसके सर पर छत है, जो कि बाकी लोगों के पास, कई लोगों के पास नहीं है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब जो हर घर की वहाँ पर क्या कहानी, हर घर से एक तरीके का रोना निकलता है, यानी रोने की आवाज़, और मतलब ना रोते हुए भी एक तरीके की, समझ लीजिए, एक दर्द है हर घर में कि अ, उनके पास मनी बनाने के लिए कोई और ज़रिया नहीं है। और केवल क्या कर सकते हैं वो लोग, उनके उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो कुछ और कर सकें। अगर आप सोचेंगे, आप सोच सकते हैं कि स्कूल भेज दो ना, सरकारी स्कूल तो फ्री होता है, उनको भेज दो। लेकिन अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लग जाएंगे, तो अभी उनकी हालत देख लीजिए। वो उस औरत ने बताया कि एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते। तो अगर उनके फैमिली में से एक मेंबर भी कहीं जाने लग गया पढ़ने लिखने, तो उतना उसका लेबर कट जाएगा, और उनको खाने तक के लाले पड़ने लग जाएंगे। तो क्या होता है, वो लोग स्टक हो जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर उन्हें छोड़ा गया है सोसाइटी द्वारा, कि सब लोग काम करो तभी हम लोग कुछ खा पी पाएंगे, तभी हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे। और कुछ और करने का टाइम, कुछ और करने के थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कुछ और बिज़नेस भी वो लोग सोचें कि ये करते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो है नहीं उनके पास, क्योंकि कुछ सेव होता ही नहीं है। और खाने के लिए भी उनके पास प्रॉपर खाना नहीं होता। और ये हर घर की कहानी है। जो यंग मैन हैं, एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग मैन हैं आज, जो जवान हैं, वो अपने बूढ़े जो एल्डर्स हैं, उनके जो उनसे बड़े लोग हैं, वही उन्हीं के जो बातें हैं उनको एको करते हैं। वही बातें उनकी बातों में भी गूंजती हैं, यानी जो पुराने हाल थे, पुराने लोगों के संग था, वही नए लोगों के साथ है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वो कहते हैं कि फ़िरोज़ाबाद में लगता है वक्त के साथ कुछ नहीं बदला, और इतने साल की इतनी मेहनत, टॉयल मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या मेहनत, जिससे दिमाग नम हो गया हो, दिमाग सुन्न पड़ जाए। और इतनी उसने क्या किया है कि उन लोगों का जितना इनिशिएटिव होता है, सपने देखने की जो एक एबिलिटी होती है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको मार दिया है। क्योंकि आपको मन है आज कि मैं ड्राइंग करता हूँ या फिर करती हूँ, या फिर चलो मैं आज अपना होमवर्क करती हूँ, आपकी मम्मी आपको हाथ पकड़ के उठाए और एक अंधेरे कमरे में ढकेल दें कि जा बैंगल्स बना जाके, तो आपको कितनी घुटन फील होगी। उन बच्चों को कभी कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। राइटर उनसे पूछती हैं कि आप लोग आपस में एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। और ये वो किससे पूछती हैं, उन यंग मैन से, उन जवान आदमियों से, उनके बीच में जो हैं, जो कि मिडिल मैन के जो विशियस सर्कल होते हैं उसमें ट्रैप हो गए हैं, फंस चुके हैं। और इसी मिडिल मैन के जो सर्कल थे, उन्होंने ही उनके फोर फादर्स और फादर्स को ट्रैप किया था।
अब इसका क्या मतलब हुआ? विशियस सर्कल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रेज है, क्योंकि विशियस मतलब बहुत बुरा और सर्कल आप जानते हैं गोला। गोले पर अगर आप एक बार चलना शुरू करेंगे, आप कितना भी चलता जाए, लेकिन जब आप लौट कर आएंगे तब आप उसी जगह पर वापस खड़े होंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। यानी आप कहीं गए ही नहीं, आप आगे बढ़े ही नहीं। तो एक सर्कल बन जाता है किसका? मिडलमैन का। अब मिडलमैन का जो रोल है यहाँ पर, यानी उन्हें हिंदी में बिचौलिए बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो सही रेट होता है लेबर का मार्केट से, वो नहीं लेने देते इन लोगों को। वो बीच में आकर इन लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हारा माल मार्केट तक पहुंचाएंगे, हमको सप्लाई करो। और इन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतना वाइडली अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो उसके लिए कहते हैं मिडलमैन कि हम कर देंगे, और सारा प्रॉफिट खुद खा जाते हैं और इनको बहुत कम रुपए देते हैं, जिनका सारा लेबर है, जिनकी सारी मेहनत है उनको। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। और वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाए, तब भी हम ही वो होंगे जो कि पुलिस के द्वारा खींचे जाएंगे, कढ़ेरे जाएंगे, यानी पुलिस ही हम पर ही हाथ आजमाएगी, हमको ही मारेगी, हमको ही घसीट कर जेल ले जाएगी, क्योंकि हमने कुछ इलीगल ना भी करते हुए कुछ इलीगल यानी गैर कानूनी किया होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग अमीर होते हैं या फिर एटलीस्ट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होते हैं, तो पुलिस उनसे सीधे मुंह बात करती है कि क्या हो गया, कैसे हुआ, और जो हुआ होता है उसके बेसिस पर लोगों को अंदर ले जाती है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सोसाइटी में उनका कोई स्टेटस नहीं है, सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तो सोशल स्ट्रक्चर में वो सबसे नीचे आते हैं, वो लोग कास्ट वाइज भी, क्लास वाइज भी। तो पुलिस भी उनकी बात नहीं सुनती, उन्हीं को अंदर डाल देगी। जो पैसे वाला होगा, मिडिल मैन होंगे, उनकी बात सुनेगी, घूसखोरी कर लेगी और इनको अंदर डाल देगी, ऐसा उन लोगों का कहना। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब राइटर बोलते हैं कि अगर उनके बीच में पहली बात तो कोई लीडर नहीं है, यानी कोई नेता नहीं है उनके बीच में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको डिफरेंटली देखने पे मजबूर करे, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उनको दिशा दिखाए। अब यहाँ पे लीडर की इंपॉर्टेंस सामने निकल कर आती है। महात्मा गांधी जो थे, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, तब हमारे देश को एक असल लीडर मिला, क्योंकि उससे पहले हम कोशिश कर रहे थे, को बहुत सारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आकर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया, एक विजन दिया, पूरे जो उसकी जो दिशा थी चीज़ों की, उसको बिल्कुल निर्धारित कर दिया। तो इस टाइप का कोई लीडर उनके यहाँ नहीं है, या ना ही BR अम्बेडकर जैसा कोई लीडर उनके पास है, और छोटे लेवल पर ही सही, जो कि उन्हें अलग तरीके से चीज़ों को देखने दे। उनके जो फादर्स हैं वो उतने ही टायर्ड हैं जितने वो पहले थे, और वो ऐसी ही बातें करते हैं एक स्पाइरल में। स्पाइरल हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, एक ऐसे घुमावदार से सर्कल में वो हमेशा बातें करते हैं, जिसमें कभी गरीबी की बात होती है, एपैथी यानी जो समाज के द्वारा उनको एक तरीके से कहते हैं ना, उनका जो तिरस्कार किया गया है, उनको हटा दिया गया है समाज से, कोई सिंपैथी नहीं है लोगों की, सिंपैथी का उल्टा एपैथी। और ग्रीड की बात करते हैं वो लोग, लालच की, दूसरों की लालच की, और इनजस्टिस यानी अन्याय की। कुछ भी उनके पास पॉजिटिव है ही नहीं लाइफ में जिसके बारे में वो बात करें। इन्हीं 4-5 चीज़ों में उनकी ज़िंदगी बीत रही है, और यही 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वो बात करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, बर्डनड by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician। अब राइटर यहाँ पर कहती हैं कि जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मुझे 2 दुनियाएं दिखती हैं, 2 दुनियाएं अलग अलग साफ साफ दिखती हैं। और पहली दुनिया किसकी है? इन लोगों की, जो कि उस अपनी कास्ट के चलते, कास्ट के स्टिग्मा यानी उसी कलंक के नीचे दबे जा रहे हैं, वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा जो है वो है विशियस सर्कल, जिसकी अभी हमने बात की थी, किसका? मिडलमैन, साहूकार्स और पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का। तो कैसे उन्होंने छोटे से लेकर बड़े लेवल तक करप्शन जो चलता है उसको पॉइंट आउट किया है कि जो मिडिलमैन बिचौलिए होते हैं उन्हें पुलिसमैन का सहारा है, पुलिसमैन को जो ऊपर उनके लॉ के रखवाले जिन्हें कहा जाता है उनका सहारा है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं बेसिकली, और उनको भी कौन, उस सब करप्शन में भी अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो पॉलिटिशियंस उनके लिए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी करप्ट होते हैं और वो
ज़मीनी लेवल पर काम नहीं करना चाहते, जो हमारे नेता हैं वही करप्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर कोई पुलिसमैन अच्छा है अगर उन सब लोगों में से, तो उसके ऊपर वाले लोग उसे दबा देंगे, क्योंकि उनका उनका काम ख़राब हो रहा होगा, जो भी वो घूस ले रहे होंगे या फिर उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होगा। अगर उनमें से भी ऊपर वाले लोगों में से भी कोई ठीक ठाक है, तो उससे ऊपर वाले लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो उसे दबा देंगे। अगर ब्यूरोक्रेट्स में से भी कोई ठीक है, तो पॉलिटिशियंस जो होंगे तो उनका तबादला करवा देंगे, उनका ट्रांसफ़र करवा। ये करप्शन का एक सर्कल है जिसमें ये लोग सबसे नीचे जो बैंगल मेकर्स की कास्ट वाले लोग हैं वो दब रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और इन सब ने मिलकर उस बच्चे पर, जो हमारा मुकेश है और जो दूसरे बच्चे हैं, सब ने मिलकर उस पर एक बर्डन डाल दिया है जिसको वो हटा ही नहीं सकता अपने ऊपर से। उसे होश नहीं है कि वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है, असल में दुनिया होती कैसी है, लेकिन इस बर्डन का आभास उसे है और वो ये भी जान चुका है कि उसे ये वो हटा नहीं सकता, बिल्कुल अपने पिता की तरह। जो उससे पहले लोग थे वो भी यही करते थे और वो भी यही करेगा। To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. और कुछ अलग करने के लिए यहाँ पर डेयरिंग की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। और हिम्मत करना इन लोगों की सोसाइटी जैसी बन चुकी है उसका पार्ट नहीं है। कैसे हिम्मत करेगा कोई इंसान, अपनी रोटी छोड़ दे वो हिम्मत करने के चक्कर में। लेकिन फिर भी हमारा जो मुकेश है उसकी आंखों में राइटर उसकी बातों में एक फ्लैश देखती हैं, एक चमक देखती हैं इसी हिम्मत की, इसी डेयरिंग की, और वो खुश हो जाती है। और मुकेश फिर से बोलता है जो उसने शुरू में बोला था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो फिर से रिपीट करता है, फिर से दोहराता है वो चीज़। और वो कहता है कि मैं गैराज में जाऊंगा और सीखूंगा कि इसका काम। लेकिन गैराज उनके यहाँ से बहुत दूर है। अब दूर से यहाँ पे क्या मतलब है, वैसे भी दूर होगा असली में, और दूर मतलब उसका सफ़र जो होता है वो बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस पर वो बोलता है कि मैं चल कर जाऊँगा। तो तब भी मुकेश, बच्चों के आंसर्स कितने आसान होते हैं चीज़ों के। वो कहता है मैं चल के जाऊँगा, इतनी उसको होप है, ड्रीम वो देख रहा है अभी भी अपने लिए। और फिर उससे पूछा जाता है कि अच्छा तुम्हें प्लेन उड़ाने का, तुम मोटर मैकेनिक का तो बोल रहे हो, तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक़ है? तो उस पर मुकेश अचानक से चुप हो जाता है और फिर बोलता है नहीं, और ग्राउंड को, ज़मीन को घूरने लग जाता है। In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. और वो चुप हो जाता है। और उसने जो धीरे से ना बोला था, उसमें एक शर्म है, उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और लेकिन वो शर्म अभी तक तो अफसोस में नहीं बदली है। उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो है कि प्लेन तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं कैसे उड़ाऊँगा, तो उसमें थोड़ी सी शर्म आ गई, लेकिन अभी भी अफसोस में नहीं बदला है उसकी चीज़। और वो इसमें ही संतुष्ट है कि वो कार्स के बारे में ड्रीम कर रहा है, गाड़ियों के बारे में ड्रीम कर रहा है, जो कि वो स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर चलते हुए देखता है। हालांकि क्योंकि गाड़ी पास की चीज़ है, और जो एयरप्लेन्स हैं वो तो बहुत कम ही हैं जो फ़िरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं। तो यहाँ लास्ट लाइन्स जो हैं वो कितनी प्रभावित करने वाली हैं कि कुछ ही एयरप्लेन्स फ़िरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं। यानी फ़िरोज़ाबाद के जो सपने हैं वो कुछ ही हैं जो इतना ऊंचा उड़ने की सोच सकते हैं। मुश्किल है वहाँ पर सपने देखना। तो इस चैप्टर के अंदर कई सारी ज़िंदगियाँ थीं, और वो ज़िंदगियाँ किन किन कंडीशंस में रह रही हैं हमको पता चलता है। अंत में हम मुकेश की जो चाह है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसके साथ एम्पथाइज़ करते हैं, और हम चाहते हैं, जी जान से चाहते हैं कि मुकेश एक दिन अपना सपना पूरा करे और उससे भी आगे जाए। लेकिन मुकेश के लिए चीयर करते हुए भी हमको सोचना होगा कि ऐसी दिक्कतें हमारी सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट करती हैं, और किस तरह क्लास और कास्ट हमारी सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं। तो ये थी अनीस चंग की बेहतरीन पीस ऑफ राइटिंग, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अगर आपको इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पोएम प्रो सेकेंडरी को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर क्लास 12th और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े हुए अपडेट्स आते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं।
कमेंट कर मुझे आप इस चैप्टर पर आपके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो शेयर कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आगे आप इस चैनल पर किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।